बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। नवाज शरीफ को करप्शन केस में 10 साल की सजा, बेटी मरियम और दामाद सफदर भी जेल जाएंगे। पाकिस्तान के इलेक्शन से पहले शरीफ खानदान और मुस्लिम लीग नून को धक्का, इमरान खान ने कहा अब बड़े डाकू सलाखों के पीछे होंगे। सीरिया की फौज जॉर्डन सरहद के करीब पहुंच गई, कई देहातों पर कब्जा, इसराइल ने आयरन डोम बैटरियां लगा दी। वियना में ईरान और बड़ी ताकतों की मीटिंग, फ्रांस ने कहा फौरी कोई मौशी पैकेज नहीं दे सकते, रूहानी ने किया मायूसी का इजहार। ताइब एर्दोगान सख्त इख्तियारात के साथ सदर बनने के लिए तैयार, पीर को हलफ लेंगे, कहा वजीरों का ताल्लुक सियासी पार्टी से नहीं होगा। चाइना ने कहा अमेरिका ने दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड वॉर शुरू कर दी, जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान। थाईलैंड में बच्चों को बचाने के ऑपरेशन के दौरान एक डाइवर हलाक, इमदादी कारकुनों की वक्त के साथ जंग, गार में ऑक्सीजन कम हो गया। जाकिर नाइक को हवाले नहीं करेंगे, मलेशिया के वजीर आजम महातिर मोहम्मद ने किया ऐलान, हिंदुस्तान को धक्का। पाकिस्तान से धमाकाखेज खबर आ रही है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को करप्शन के केस में 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है और उनकी बेटी मरियम नवाज को भी 7 साल जेल की सजा दी गई। मरियम नवाज के शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 1 साल जेल की सजा सुनाई गई। इस केस का ताल्लुक लंदन के 4 लग्जरी फ्लैट से है। यह फैसला एक ऐसे वक्त सुनाया गया है जब पाकिस्तान में कुछ दिन बाद ही इलेक्शन होने वाले हैं। मरियम नवाज पर 2 मिलियन पाउंड का जुर्माना भी लगाया गया। नवाज शरीफ पर 8 मिलियन पाउंड का जुर्माना लगाया गया। मुस्लिम लीग नून के लीडर नवाज शरीफ की बेटी मरियम को जाली दस्तावेजात बनाने का कसूरवार पाया गया। यह फैसला मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ और उनके पूरे खानदान के लिए एक जबरदस्त धक्का है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने यह फैसला सुनाया। उन्होंने बंद कमरे में एहतसाब अदालत और नवाज शरीफ के खानदान के वकीलों की मौजूदगी में यह फैसला सुनाया। जुमे की सुबह यह फैसला सुनाया जाने वाला था, लेकिन कई बार फैसला मुलतवी किया गया और आखिरकार तीसरे पहर 3:30 बजे फैसले का ऐलान किया गया, जिससे मुस्लिम लीग नून के हामियों पर सख्त तारी हो गया। अदालत ने फैसले को महफूज रखने के लिए नवाज शरीफ की दरखास्त रद्द कर दी। इस केस में नवाज शरीफ के बेटों हुसैन नवाज और हसन नवाज को फरार मुजरिम करार दिया गया। ये मामला लंदन के एवनफील्ड रेफरेंस केस के तौर पर जाना जाता है। एहतसाब अदालत ने 3 दिन पहले फैसला महफूज किया था। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। अदालत जाने वाले तमाम रास्तों को सील कर दिया गया। इस केस की सुनवाई 9.5 महीनों तक होती रही। नवाज शरीफ ने इस केस का फैसला 7 दिन तक मुलतवी करने की दरखास्त की थी और कहा था कि उनकी बीवी की बीमारी की वजह से वो फौरी पाकिस्तान वापस नहीं आ सकते। इस फैसले का यह मतलब है कि नवाज शरीफ के अलावा मरियम नवाज 25 जुलाई के इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले सकती। वो लाहौर के एक हल्के से मुकाबला कर रही थी। नैब के वकील ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अदालत ने मरकजी हुकूमत से कहा कि वो एवनफील्ड अपार्टमेंट को जब्त करने की कार्रवाई शुरू करे। इस फैसले से पहले नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने अपने हल्के में मुहिम चलाते हुए कहा कि असल फैसला तो 25 जुलाई को होना है। मरियम के शौहर सफदर ने भी एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अगर फैसला कोई फौजी जनरल लिखेगा तो वही होगा जो 28 जुलाई को हुआ था, और अगर किसी जज ने लिखा तो नवाज शरीफ को इंसाफ मिलेगा। नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ ने अदालत के फैसले को रद्द कर दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तारीख में इस फैसले को काले हरफों में लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जुल्म और ज्यादती के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में मुहिम चलाई जाएगी और अवाम की ताकत से यह मुकदमा जीता जाएगा।
नवाज शरीफ ने इससे पहले कहा था कि यह केस सियासी वजूहात की बिना पर शुरू किया गया है और उनसे अदालत के जरिए बदला लिया जा रहा है। नवाज शरीफ को कुछ महीने पहले करप्शन के केस की वजह से वजीर आजम के ओहदे से हटना पड़ा था। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हुकूमत और पार्टी के ओहदों के लिए नाअहल करार दिया था। नवाज शरीफ की बीवी का हलक के कैंसर की वजह से कई महीनों से लंदन में इलाज हो रहा है। एहतसाब अदालत ने 100 से ज्यादा सफ़ात पर यह फैसला लिखा। यह पहला मौका है जब नवाज शरीफ को करप्शन के किसी केस में जेल की सजा सुनाई गई है। नवाज शरीफ के खिलाफ कई दूसरे केसेस भी चल रहे हैं, जिनमें पनामा केस स्कैंडल का मामला भी शामिल है। पाकिस्तान के अपोजिशन लीडर इमरान खान ने कहा कि पहली बार एक बड़े लीडर को सजा हुई है और अब बड़े डाकू सलाखों के पीछे होंगे। एक जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि करप्शन की वजह से पाकिस्तान इंडिया और बांग्लादेश से पीछे रह गया और अब अदालत का यह फैसला एक नए पाकिस्तान की शुरुआत है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि शरीफों और जरदारी ने करप्शन के लिए पाकिस्तान के इदारे तबाह कर दिए। इमरान खान की तहरीक इंसाफ पार्टी इन इलेक्शंस में अहम मकाम हासिल कर सकती है। अब चलते हैं मिडिल ईस्ट। शुरुआत करते हैं सीरिया से। सीरिया की सरकारी फौज ने जॉर्डन सरहद के करीब और पेशकदमी की है और कई देहातों पर कब्जा कर लिया है। बताया गया कि सरकारी फौजें किसी भी वक्त नसीब बॉर्डर क्रॉसिंग तक पहुंच सकती हैं। सीरियन फौज और इत्तेहादी फोर्सेस ने दरा के इलाके में ऑपरेशन शुरू किया है, जिसका मकसद बचे कुछ इलाकों का कंट्रोल हासिल करना है। यह इलाका जॉर्डन सरहद के करीब वाक़ है। इस दौरान सीरिया के हालात पर नजर रखने वाली इंसानी हुकूक की तंजीम ने भी कहा कि सीरियन फौजें जॉर्डन सरहद के बिल्कुल करीब पहुंच गई और 2015 के बाद पहली मरतबा सीरियन फौजें इतना आगे बढ़ी हैं। इस दौरान सीरिया की सरकारी मीडिया में कहा गया कि फौज की तरफ से इलाके को आजाद कराए जाने के बाद हजारों लोग फिर से वापस आ रहे हैं। बताया गया कि छुड़ाए गए इलाकों से फौज ने मिलिटेंट्स के हथियारों गोला बारूद जब्त किए। दरा पर सीरियन फौज का कब्जा काफी अहमियत रखता है क्योंकि ये गोलान पहाड़ियों के करीब है, जिसका इस्तेमाल इसराइल बशार अल असद की फौज से लड़ने वाले जख्मी मिलिटेंट्स के इलाज के लिए करता रहा है। इस दौरान सीरिया के रक्का से मिलने वाली एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका और फ्रांस की फौजों का एक काफिला रक्का सूबे में दाखिल हुआ है। यह खबर एक ऐसे वक्त आई है जब कुर्द और सीरिया के ओहदेदार कुर्दों के कब्जे वाले इलाकों पर जो दरिया फुरात के पास हैं सीरियन फौज के हवाले करने के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इस दौरान खबर है कि इसराइली फौज ने मौजूदा हालात को देखते हुए सरहदी इलाकों में आयरन डोम बैटरियां लगा दी हैं। इसराइल इस बात से खौफजदा है कि दरा ऑपरेशन के बाद उसकी सरहदों के करीब ईरानी फाइटर्स और हिजबुल्लाह के सिपाही जमा हो सकते हैं। यमन के अल-हुसियों ने सऊदी अरब के हमलों के बावजूद बाज़ मकामात पर कामयाबियां हासिल करने का दावा किया है। अल-मसीरा टेलीविजन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें देखा जा सकता है कि अल-हुसी और इत्तेहादी सऊदी फोर्सेस पर जवाबी हमले कर रहे हैं। अल-हुसियों ने कई साहिली इलाकों पर दोबारा कब्जा कर लिया। इस दौरान हुदैदा में एक फ्यूल स्टेशन पर सऊदी इत्तेहाद के हमले में एक सिविलियन हलाक हो गया। इस दौरान यमन की जिलावतन हादी हुकूमत के वजीर आजम ने दावा किया कि उनकी हुकूमत पूरे यमन पर कंट्रोल हासिल करेगी। वजीर आजम अहमद दगार ने यह बात कही। उन्होंने हादी की तरफ से मुकर्रर किए गए हज्जाज सूबे के गवर्नर से मुलाकात करते हुए ये बात कही। फ्रांस ने कहा है कि इस बात का इम्कान नहीं है कि यूरोप नवंबर से पहले ईरान के लिए कोई मौशी पैकेज पेश करेगा। ईरान और 5 बड़ी ताकतों के फॉरेन मिनिस्टर्स की एक मीटिंग वियना में हुई जिसमें ईरान न्यूक्लियर डील को छोड़ने के अमेरिका के फैसले के बाद इस समझौते को बरकरार रखने के रास्तों पर गौर किया गया। इस मौके पर ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ ने कहा कि इस समझौते को बचाने के लिए अमली हल पेश करना होगा। उन्होंने आलमी ताकतों से कहा कि वो गलतियां ना करें। फ्रांस के वजीर खारजा ने ईरान से कहा कि वो नवंबर से पहले किसी पैकेज की उम्मीद ना रखे। ईरान के सदर हसन रूहानी ने इस दौरान जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल से टेलीफोन पर बातचीत की और कहा कि अगर समझौते के दूसरे फरीक ईरान की उम्मीदों पर पूरा उतरते हैं तो ईरान यूरोप के साथ ताउन जारी रखेगा। रूहानी ने कहा कि वो न्यूक्लियर डील से बाहर निकलने के अमेरिका के फैसले की वजह से मौशी शोबे में बाज मसाइल को देख रहे हैं। खासतौर पर बैंकिंग लेन देन के शोबे में ये मसाइल पैदा हुए हैं। इसके अलावा ईरान के ऑयल सेक्टर में गैर मुल्की कंपनियों के इन्वेस्टमेंट के शोबे में भी मसाइल पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि बाज मसाइल की वजह से इन्वेस्टर्स ईरान में अपने ऑपरेशंस जारी रखने से पीछे हट रहे हैं। इस दौरान फ्रांस के वजीर खारजा ने कहा कि यूरोपीय मुल्क रशिया और चाइना के साथ मिलकर अमेरिकी पाबंदियों से बचने के लिए एक मैकेनिज्म पर काम कर रहे हैं। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि वो सदर हसन रूहानी के हुक्म पर आबनाए हुर्मुज में तेल के जहाज़ों को रोकने के मंसूबे पर अमल करने के लिए तैयार हैं। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि ईरान के सिवा कोई दूसरा मुल्क इन जहाज़ों की ट्रैफिक को रोक नहीं सकता। इससे पहले हसन रूहानी ने धमकी दी थी कि अगर अमेरिका ईरानी तेल के एक्सपोर्ट्स पर पाबंदियां लगाएगा तो ईरान आबनाए हुर्मुज के इलाके में तेल के जहाज़ों की आमद और रफ्त रोक देगा। इस बयान के बाद अमेरिका के एक फौजी कमांडर ने कहा था कि अमेरिकी फौज इस बात को यकीनी बनाएगी कि आबनाए हुर्मुज में तेल के
जहाजों की ट्रैफिक बरकरार रहे। आबनाए हुर्मुज वो समंदरी इलाका है जहां से दुनिया में तेल के एक्सपोर्ट का 30% हिस्सा गुजरता है। अगर ईरान वाकई आबनाए हुर्मुज में तेल के जहाजों को रोकेगा तो इससे एक नया फौजी टकराव पैदा हो सकता है। वियना में मीटिंग के मौके पर सदर हसन रूहानी ने यूरोपीय मुल्कों के रवैये पर मायूसी का इजहार किया। इस दौरान खबर है कि साउथ कोरिया ने अमेरिकी धमकियों के असर में ईरान से तेल हासिल करना बंद कर दिया है। दुनिया भर से मैं वक्त के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं शजीउल्लाह फरासित। इस खबरनामे में हम आपके लिए अपनी दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। नवाज शरीफ को करप्शन केस में 10 साल की सजा, बेटी मरियम और दामाद सफदर भी जेल जाएंगे। पाकिस्तान के इलेक्शन से पहले शरीफ खानदान और मुस्लिम लीग नून को धक्का, इमरान खान ने कहा अब बड़े डाकू सलाखों के पीछे होंगे। सीरिया की फौज जॉर्डन सरहद के करीब पहुंच गई, कई देहातों पर कब्जा, इसराइल ने आयरन डोम बैटरियां लगा दी। वियना में ईरान और बड़ी ताकतों की मीटिंग, फ्रांस ने कहा फौरी कोई मौशी पैकेज नहीं दे सकते, रूहानी ने किया मायूसी का इजहार। ताइब एर्दोगान सख्त इख्तियारात के साथ सदर बनने के लिए तैयार, पीर को हलफ लेंगे, कहा वजीरों का ताल्लुक सियासी पार्टी से नहीं होगा। चाइना ने कहा अमेरिका ने दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड वॉर शुरू कर दी, जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान। थाईलैंड में बच्चों को बचाने के ऑपरेशन के दौरान एक डाइवर हलाक, इमदादी कारकुनों की वक्त के साथ जंग, गार में ऑक्सीजन कम हो गया। जाकिर नाइक को हवाले नहीं करेंगे, मलेशिया के वजीर आजम महातिर मोहम्मद ने किया ऐलान, हिंदुस्तान को धक्का। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को गाजा से जलती पतंगों और गुब्बारों के जरिए इसराइल में ताजा हमले किए गए, जिससे तनाव पैदा हो गया। फलस्तीनियों ने जलती पतंगों और गुब्बारों को नए हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिनके जरिए अब तक इसराइल के कई एकड़ के खेत जल गए हैं। इन हमलों के बाद इसराइल ने कई बार गाजा पर बमबारी भी की है। तुर्की के सदर ताइब एर्दोगान ने कहा है कि वो नए इख्तियारात के साथ एक मजबूत हुकूमत कायम करेंगे। एर्दोगान पीर को हलफ लेने वाले हैं। उन्होंने कहा कि उनकी नई कैबिनेट में जो वजीर होंगे उनका ताल्लुक एक ही पार्टी से नहीं होगा। उन्होंने इलेक्शंस के बाद पहली मर्तबा पार्टी के ओहदेदारों से खिताब करते हुए ये बात कही। पिछले साल तुर्की में एक रेफरेंडम के जरिए मुल्क के सिस्टम को बदल दिया गया था, जिसके तहत जबरदस्त इख्तियारात रखने वाला सदर मुल्क को चलाएगा। इसके अलावा वजीर आजम का ओहदा बर्खास्त कर दिया गया। पिछले दिनों होने वाले इलेक्शंस में ताइब एर्दोगान ने तकरीबन 53% वोट हासिल करते हुए कामयाबी हासिल की। चाइना ने दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड वॉर शुरू करने पर अमेरिका पर गुस्से का इजहार किया है और जवाबी कार्रवाइयां करने का ऐलान किया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के मुताबिक चाइना के माल पर $34 बिलियन का टैरिफ लगाया जाएगा, जिससे दुनिया की दो बड़ी मौशी ताकतों के बीच तिजारती जंग शुरू हो गई है। चाइना की वजारत कॉमर्स ने एक बयान में कहा कि वो अमेरिका के $34 बिलियन के माल पर 25% ड्यूटी लगाएगा। अमेरिका ने टैरिफ लगाने के फैसले पर अमल शुरू कर दिया है। चाइना के वजीर आजम ली कीयांग ने कहा कि इस ट्रेड वॉर से
इससे किसी को फायदा नहीं होगा। चाइना की वजारत खारजा ने यूरोपीय मुल्कों से कहा है कि वो फ्री ट्रेड सिस्टम की हिफाजत के लिए चाइना के साथ मिलकर काम करें। चाइना के वज़ीर आज़म ली कीqiang ने बल्गारिया के दारुल हुकूमत सूफिया में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस लड़ाई में किसी की जीत नहीं होगी। थाईलैंड नेवी का एक डाइवर गारों में फंसे हुए 12 बच्चों और उनके फुटबॉल कोच को बचाने के ऑपरेशन के दौरान हलाक हो गया। ये लड़के तकरीबन 2 हफ्तों से एक गार में फंसे हुए हैं। ये लोग तफरी के लिए गए थे, लेकिन अचानक बारिश और सैलाब की वजह से गारों में फंसकर रह गए हैं। मारे गए डाइवर की पहचान साइमन गोनान की हैसियत से की गई है। इन बच्चों को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया जा रहा है। उन्हें खाना, पानी, ऑक्सीजन और दवाएं पहुंचाने की कोशिशें की जा रही हैं। ऐसा अंदेशा है कि गार में ऑक्सीजन कम होता जा रहा है। मुसलसल बारिश की वजह से इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलें पेश आ रही हैं और इन बच्चों की हिफाजत और सलामती के ताल्लुक से अंदेशे बढ़ते जा रहे हैं। मौसम ओहदेदारों ने कहा है कि आने वाले दिनों में और ज्यादा बारिश हो सकती है। मुतासरा इलाके में पानी की सतह कम होने तक इन बच्चों को बचाना मुश्किल है। पहले कहा जा रहा था कि अगर बच्चे डाइविंग सीख लें तो वो बच सकते हैं, लेकिन ये काम भी खतरे से खाली नहीं है। इन बच्चों के वीडियोस भी सामने आए हैं। इमदादी सरगर्मियों के लिए वक्त तेजी से निकलता जा रहा है। एक्सपर्ट्स ने गार में ऑक्सीजन की सतह घटने पर फिक्रमंदी का इजहार किया। इस दौरान डाइवर की मौत से इमदादी कारकुनों के हौसले मुतासर हुए हैं, लेकिन ओहदेदारों ने कहा कि डाइवर की मौत के बावजूद इमदादी मिशन जारी रहेगा। इस बात का इम्कान नहीं है कि मुतासरा बच्चों को इस डाइवर की मौत के बारे में बताया जाएगा। असल बात यह है कि बच्चों को जिस्मानी तौर पर बल्कि जहनी तौर पर मजबूत रखा जाए। इन बच्चों की फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए घर वालों से बात कराने के इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान थाईलैंड में ही एक कश्ती डूबने के हादसे में 27 लोग हलाक हो गए और दर्जनों लोग लापता हैं। इस कश्ती पर 105 लोग सवार थे, जिनमें 93 चाइनीज शहरी हैं। यह हादसा फुकेट के करीब समंदर में पेश आया। उस वक्त मौसम बहुत खराब था। थाईलैंड नेवी ने बताया कि कई लाशों को निकाला गया है। ये चाइनीज टूरिस्ट तफरीही दौरे पर थे। बैंकॉक में चाइना के सफारत खाने ने इस हादसे की तस्दीक की। पुलिस तहकीकात कर रही है। बताया गया कि जिस वक्त हादसा पेश आया, कश्ती पर गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिर सवार नहीं थे। ओहदेदारों ने मंगल तक सख्त मौसम की पेश कयासी की है। अमेरिका के सेक्रेटरी माइक पॉम्पियो ने नॉर्थ कोरिया का दौरा किया और खित्ते को न्यूक्लियर हथियारों से पाक बनाने के मंसूबे के बारे में बातचीत की। अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट ने नॉर्थ कोरिया के सीनियर ओहदेदारों से मुलाकात की। उन्होंने पिछले दिनों सदर डोनाल्ड ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन के बीच मुलाकात में किए गए फैसलों पर अमलावरी का जायजा लिया। जापान में सरीन गैस हमले के एक मुजरिम को मौत की नींद सुला दिया गया। शोको अशारा नामी इस शख्स पर टोक्यो की सबवे पर 1995 में सरीन गैस से हमला करने का इल्जाम था। वो एक मजहबी लीडर था जिसने अपनी चिकनी चपड़ी बातों और रूहानियत की आड़ में अपने मानने वालों को धोखा दिया। किसी जमाने में उसके 10,000 से ज्यादा फॉलोअर्स थे, जिनमें कई लोगों को उसने इस हमले में निशाना बनाया। इस हमले में कम से कम 13 लोग हलाक हुए थे और हजारों दूसरे जख्मी हुए थे। ओहदेदारों ने बताया कि वो जापान के नौजवानों को अपनी तरफ खींचता था, जो अपनी जिंदगियों में खालीपन से बेजार आ चुके थे। वो उन्हें हक और बातिल के बीच एक फैसलाकुन लड़ाई के बाद एक नई दुनिया बनाने का ख्वाब दिखाता था। उसका कहना था कि यह लड़ाई 1997 में होगी। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म महातिर मोहम्मद ने यह बात साफ कर दी है कि इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नाइक को हिंदुस्तान के हवाले नहीं किया जाएगा। हेट स्पीच और दहशतगर्दी के लिए उकसाने के इल्जाम में जाकिर नाइक की हिंदुस्तान को तलाश है। 2016 में हिंदुस्तान से जाकिर नाइक रवाना हुए थे। फिलहाल वो मुस्लिम अक्सरियत वाले मुल्क मलेशिया में है, जहां उन्हें परमानेंट रेसिडेंसी दी गई है। खबरों में कहा गया कि हिंदुस्तान ने जनवरी में मलेशिया से दरखास्त की थी कि जाकिर नाइक को इंडिया के हवाले किया जाए। दोनों मुल्कों के बीच मुजरिमों की हवालगी का समझौता है। मोहम्मद ने कुआलालंपुर में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जब तक जाकिर नाइक मलेशिया में कोई गलत काम नहीं करते, उन्हें डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन्हें परमानेंट रेसिडेंसी का स्टेटस दिया गया है। 52 साल जाकिर नाइक ने हाल ही में मीडिया की इन खबरों को रद्द कर दिया था कि उन्हें इंडिया के हवाले किया जा रहा है। जाकिर नाइक ने कहा था कि जब तक उन्हें हिंदुस्तान में हिफाजत का एहसास नहीं हो जाता, वो अपने मुल्क वापस नहीं जाएंगे। एक दिन पहले हिंदुस्तान की वजारत खारजा के ओहदेदारों ने कहा था कि मलेशिया की हुकूमत जाकिर नाइक को इंडिया के हवाले करने की दरखास्त पर संजीदगी से गौर कर रही है। महातिर मोहम्मद का यह ऐलान हिंदुस्तान की सिफारती कोशिशों के लिए एक धक्का है। भूटान के वज़ीर-ए-आज़म ने दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों लीडर्स ने आपसी दिलचस्पी के मसाइल पर बात की और दोनों मुल्कों के बीच खुसूसी दोस्ती को परवान चढ़ाने के रास्तों पर गौर किया। भूटान के वज़ीर-ए-आज़म 3 दिन के इंडिया दौरे पर हैं। उन्होंने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज से भी मुलाकात की।
जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मिलिटेंट्स ने एक मस्जिद के इमाम को गोली मारकर जख्मी कर दिया। इस 45 साला इमाम मोहम्मद अशरफ को एक हॉस्पिटल में शरीक किया गया। इस बारे में और तफसीलात का इंतजार है। इस दौरान पुलवामा में मिलिटेंट्स के हाथों हलाक एक कांस्टेबल की सरकारी एजाज के साथ तदफीन कर दी गई। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइन दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। नवाज शरीफ को करप्शन केस में 10 साल की सजा, बेटी मरियम और दामाद सफदर भी जेल जाएंगे। पाकिस्तान के इलेक्शन से पहले शरीफ खानदान और मुस्लिम लीग नून को धक्का, इमरान खान ने कहा अब बड़े डाकू सलाखों के पीछे होंगे। सीरिया की फौज जॉर्डन सरहद के करीब पहुंच गई, कई देहातों पर कब्जा, इसराइल ने आयरन डोम बैटरियां लगा दी। वियना में ईरान और बड़ी ताकतों की मीटिंग, फ्रांस ने कहा फौरी कोई मौशी पैकेज नहीं दे सकते, रूहानी ने किया मायूसी का इजहार। ताइब एर्दोगान सख्त इख्तियारात के साथ सदर बनने के लिए तैयार, पीर को हलफ लेंगे, कहा वजीरों का ताल्लुक सियासी पार्टी से नहीं होगा। चाइना ने कहा अमेरिका ने दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड वॉर शुरू कर दी, जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान। थाईलैंड में बच्चों को बचाने के ऑपरेशन के दौरान एक डाइवर हलाक, इमदादी कारकुनों की वक्त के साथ जंग, गार में ऑक्सीजन कम हो गया। जाकिर नाइक को हवाले नहीं करेंगे, मलेशिया के वजीर आजम महातिर मोहम्मद ने किया ऐलान, हिंदुस्तान को धक्का। ये थी आज की खबरें। अब शहजूल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।